वो सारी रात अजियत से तड़पी थी। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब इसकी आंख खुली थी। आंख खुलते ही रात के दिलखराश मनाजिर फिर निगाहों के सामने लहराए तो एक मर्तबा फिर वो अपनी नाकदरी पर अपनी जात के इस तरह रौंदे जाने पर बिलक बिलक कर रो दी थी। पूरा जिस्म बुखार से फोड़े की मानिंद दुख रहा था। वो ये अजियत अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती थी जिससे वो गुजर रही थी। इसने उठने की कोशिश की मगर नाकाम रही। वो यूं ही रोते हुए बुखार की शिद्दत से फिर से गुनूदगी में चली गई। वो आंधी तूफान की तरह अपने कमरे दाखिल हुआ। इसके चेहरे से कंफर्टर हटाकर वो एक घटना बेड पर टकाकर उसके ऊपर झुका था। अंग अंग से बेकरारी और बेचैनी छलक रही थी। हरीम बेकरारी से इसका चेहरा थपथपाया, माथा कोयले की तरह दहक रहा था। हरीम आंखें खोलो। जायश ने इसकी नर्म और मुलायम हाथ की हथेलियां रब की। इम्तियाज ने पैरों के तलवे रब गए। इसे तो बहुत तेज बुखार है, जायश ने घबरा कर कहा। इम्तियाज तुम जाओ अनाबिया बेबी के कमरे से इसका कोई सा भी ड्रेस लेकर आओ और तुम जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, जायश ने उन्हें कहा और खुद इसके हाथ रब किए गया। वो लोग कमरे से निकले तो जायश ने इस पर से कंफर्टर हटाया। कुछ ही देर में इम्तियाज अनाबिया का ड्रेस ले आए। बाहर जाओ, कमरा लॉक कर दो, जायश ने इसे कहा तो वो वापस चली गई और कमरे का डोर लॉक कर दिया। जायश ने आगे बढ़कर उसे बाजुओं में भरा। जैसे वो बुखार में फूंक रही थी, जायश इसे बाहों में उठाए वॉशरूम गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसने शावर ऑन कर दिया। वो जानता था इसका टेम्परेचर ऐसे गिर सकता है। वो बहुत शदीद बुखार की लपेट में थी। पानी हरीम पर गिरते ही वो हड़बड़ाई थी और गुनूदगी में चीखने चलाने लगी। छोड़ो मुझे, जाने दो, करीब मत आओ। वो चलाई गई और बंद आंखों से ही बुरी तरह हाथ पीर चलाने लगी, मगर जायश ने इसे काबू कर रखा। वो काफी देर तक हंगामा मचाती रही। इसमें बेबसी के एहसास से अपने लब बुरी तरह दांतों तले कुचले। वो कुछ ही देर में बुखार में चैख कर फिर से गुनूदगी में चली गई थी। जायश ने वो दिलकश मगर सुगवार मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मैंने बेकसूर होते हुए भी तुमसे तुम्हारी जात का गुरूर छीन लिया, जिसके लिए मैं मरते दम तक खुद को मुआफ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी प्लीज वीक अप। जायश ने इसके कान में सरगोशी नुमा गुजारिश की। जायश ने इसे नरमी से बेड पर लुटाया और उस पर फिर से कंफर्टर दे दिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सरदार जी, डॉक्टर साहिबा आ गई, रफीक ने जायश को इत्तला दी। इसने सर हिलाकर इजाजत दी तो रफीक नीचे लाओनिज से डॉक्टर को लेकर उसके कमरे में आया। अस्सलामु अलैकुम मिस्टर जायश जहांगीर। क्या हुआ है? वो अलैकुम अस्सलाम। डॉक्टर मेरी वाइफ का चेकअप कर लें, वो होश में नहीं आ रही है, उसने फिक्रमंदी से कहा। आप बाहर जाएं, मैं चेक करती हूँ, ओके कहते जायश कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने इसका तफसीली चेकअप किया। जब डॉक्टर बाहर आए तो जायश उनकी जानिब बढ़ा। बहुत तेज बुखार और लो बीपी की वजह से उन पर बेहोशी तारी हुई। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बाकी मेडिसिन क्लिनिक से भेज दूंगी। आप उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कुछ देर में होश आएगा तो उनको कुछ खुला पिलाकर मेडिसिन दीजिएगा। हो सके तो कोशिश करें कि उनके लिए मटन की यखनी बनवा लें। जायश के इशारा करने पर रफीक डॉक्टर साहिबा को छोड़ने और मेडिसिन लेने गया। जायश फिर से कमरे में आया और उसका बुखार से सुर्ख हुआ चेहरा देखे गया। आगे बढ़कर इसके माथे को छू कर देखा। टेम्परेचर कदरे नॉर्मल हो रहा था। जायश बेड पर टुक कर उसके सरहाने ही बैठ गया। वो अब बगौर उसकी जानिब देखे गया। वो अब फिर नींद में चली गई तो जायश ने उसे आराम करने के ख्याल से लेटे रहने दिया और खुद अनाबिया के पास हॉस्पिटल चला गया। एक हौलनाक रात गुजर गई थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से असर ढल गई थी। इमाद और यूसुफ साहब थके हारे झुके कंधे लिए अपने घर में दाखिल हुए थे। तब सलमा बेगम लपक कर यूसुफ साहब के पास पहुंची थी, जिन्होंने रू रू कर कल से अपनी हालत बिगाड़ ली थी। एक मर्तबा तो बीपी शूट कर ही गया था। वो अब भी रोते हुए उनके करीब आई थी। यूसुफ, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? कल आपने कहा था कि सुबह में इसे अपने साथ लेकर आऊंगा, कहाँ है वो?
सलम बेगम के कहने की देर थी जब यूसुफ साहब भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिए थे। बाबा ए क्या, प्लीज खुदा के लिए, आप ही तो हमारा हौसला हैं, आप ही तो हमारा सहारा हैं, आप यूं टूट कर बिखरेंगे तो मुझे और उम्मी को कौन संभालेगा। इमाद ने बेबसी से अपने बाबा को सहारा देकर सहन की मसहरी पर बिठाया। अस्मा भागकर उनके लिए पानी का गिलास ले आए, जो कि इमाद ने अस्मा से थामकर यूसुफ साहिब के लबों से लगाया। सलम बेगम भी फूट फूट कर रोने लगी। अभी वो अपने बाबा को पानी पिला ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाद ने ही उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 7 वालों का 4 साला बच्चा हाथ में एक पंफलेट लिए खड़ा था। बेटा क्या हुआ, कोई काम है? इमाद ने नरमी से पूछा। अंकल, उधर एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा मैं ये थैली आपको दे दूं, बच्चे ने कहा तो इमाद ने हैरत से इसके हाथ से वो लिफाफा लिया और उसे थाम लिया। बच्चा वहां से भाग गया। वो पैकेट लेकर अंदर आया। इमाद कौन था, क्या बोल रहा था? इमाद ने तेजी से पैकेट खोलकर देखा। बाबा, इमाद के मुंह से एक चीख सी बरामद हुई। क्या बात है इमाद? यूसुफ साहब जो अब तक संभल गए थे इससे पूछा। अबू ये देखें। इमाद ने एक कागज उनके सामने लहराया। यूसुफ साहब जल्दी से उसे थाम कर उस पर लिखी तहरीर पढ़ने लगे। अस्सलामु अलैकुम, हरीम मेरे पास है और बिल्कुल सही सलामत है। आप लोग परेशान ना हूं, मैं उसे जबरदस्ती अपने पास लाया, मगर हमारा निकाह हुआ है, मैं इसका शौहर हूं। आज हफ्ता है, वदा रहा अगले हफ्ते इसे लेकर आप लोगों के पास, और मैंने ऐसा क्यों किया ये सबब भी बताने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वो बिल्कुल ठीक और महफूज है, अल्लाह निगहबान। बस इतनी सी तहरीर दर्ज थी, साथ निकाह नामे की कुछ तस्वीर जिस पर हरीम के साइन थे, और इस पंफलेट में से हरीम की गिले की चीन और पेंडेंट सबूत के तौर पर भेजा गया था, जिससे पता चला वाकई हरीम इसी के पास है जिसने ये लिफाफा भेजा। इमाद और यूसुफ साहब अब बिल्कुल खामोश थे। ये सब क्या था, सब समझ से बालातर था, मगर हैरत अंगेज तौर पर अब उन्हें जरा सा सुकून मिला था। इसकी इत्तला पाते ही कि वो सही सलामत और कम अज कम महफूज है, तसल्ली हो गई थी, जैसे सब्र आया था। मगर पंफलेट भेजने वाले ने अपनी पूरी कोशिश की थी इस सारी कार्रवाई के दौरान इसका खुद का कोई सुराग किसी के हाथ ना आए। हरीम ने दुखते सर के साथ धीमे से आंखें खोली। करीब जोहर के बाद का वक्त था। वो काफी देर तो यूं ही लेती हुई गायब दिमागी के आलम में खूबसूरत सीलिंग ज़दा छत को देखे गए, मगर फिर याददाश्त वापस लूटते ही इसने खौफजदा होकर आसपास देखा। जाइश जो इसके करीब बैठा था बगौर उसके तासुरात देखे गया। हरीम की निगाहें फिर इसके ऊपर उठी तो हरीम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसने बहुत बुरी तरह कंफर्टर अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। वो फिर से बुरी तरह खौफजदा हुई थी और उसके चेहरे पर खौफ के इस कदर शदीद तासुरात पर जायश का दिल चाहा डूब मेरे। दरवाजे पर दस्तक हुई। इम्तियाज सूप का बाउल लेकर अंदर दाखिल हुई। सरदार जी, ये सूप यहाँ मुझे पकड़ा दो और तुम जाओ, कहते इम्तियाज ने सूप की छोटी ट्रे जायश के हाथों में थमाई और खुद कमरे से बाहर निकल गई। और अब वो फिर से पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। हरीम उठो, तुम्हें ये सूप पीकर मेडिसिन लेनी है, जायश ने इसकी आंखों में झांक कर नरमी से कहा। हरीम अपनी जगह पर दम साध गई। वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जे था। सिट अप। जायश के संजीदा लहजे में नरमी थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। हरीम ने गम गुस्से से इसकी जानिब से अपना रुख फेर लिया। इससे निगाहें मिलाना मुश्किल था। हरीम के पिंडार को बहुत ठेस पहुंची थी। वो रात इसके एहसासात, जज्बात इसकी रूह को बुरी तरह रौंद चुका था। सब कुछ छीन कर इतनी सफाकी और बर्बरियत के बाद अब इस नरमी और लहजे की हलावत का हरीम ने अचार नहीं डालना था। तभी फिर से आंखें भीगने लगे। जायश ने अपने सीने में एक सर्द सी सांस खींची, बाउल की ट्रे साइड डर पर रखी और फिर इसकी जानिब मुड़ा। इसकी कमर के गिर्द हाथ लपेटकर उसे एक ही बार में मगर नरमी से उठाकर बिठाया। इसके छूने से हरीम की फिर से गिले में सांस अटक गई, मगर उसके मचलने के बावजूद जायश ने इसे अपनी बाहों के हिसार में कैद कई रखा। जायश इसके बिल्कुल करीब होकर बैठा। वो बेचैन हुई। जायश की निगाहें उसके चेहरे से हटती नहीं थी।
और वो इतना ही तुलमिलाती अपनी दानस्त में भरपूर मुजाहमत कर रही थी, मगर जायश पर खातिर खा असर नहीं पड़ रहा था। तभी इसे बिठाकर जायश ने सूप का बाउल उठाया और इसमें से एक चम्मच भरकर उसके कपकपाते लबों के करीब ले गया। जायश की निगाहें मुसलसल भटक रही थीं। अब वो उन लबों को देखे गया जिन्होंने कल उसे तिश्ना लबी जैसे एहसास से रोशनास करवाकर मीठे दरिया का रास्ता दिखाया था। जायश की तंबीही निगाहों से खाइफ इसे जरा सा मुंह खोल कर सूप पीना पड़ा। जायश ने इसे सूप का आधा बाउल पिला दिया। इसके बाद वो क्यूट क्यूट से मगर गंदे गंदे मुंह बनाने लगी। बस बस, हरीम ने कहा। जायश ने इसे अपने हिसार से आजाद किया। वो इससे 2 फुट के फासले पर जा बैठी। जाने क्यों मगर अब इसके और अपने दरमियान कायम ये फासले जायश की तबीयत पर इंतहाई नागवार गुजर रहे थे। वो चाहता था वो अब उसकी सांसों जितना इसके करीब रहे। वो बहुत कम वक्त में उसके वजूद में सरायत कर गई थी। उधर उसने अब जब खुद पर गौर किया तो आंखें हैरत से फटने वाली हो गई। वो सदमे से अपने वजूद पर मौजूद वो कपड़े देखे गई जो इसके तो हर गज नहीं थे। जायश ने इसकी आंखों में अब खौफ के साथ साथ हैरत और सदमे के तासुरात मुलाहजा किए। इम्तियाज, जायश ने बुलंद आवाज में इसे आवाज दी तो वो बोतल के जिनकी तरह उसके सामने हाजिर हुई। जी सरदार जी, रफीक मेडिसिन लाया। जी सरदार जी, ये लें। इम्तियाज ने इसकी जानिब थैली बढ़ाए। ये बाउल ले जाओ और रफीक से कहो मिस्टमन की बुटीक में खुद जाए और इसे बोले कि सरदार जी की बीवी के लिए उनकी जरूरत की हर चीज वो खुद 2 घंटे तक हवेली लेकर आए। जायश ने कहा। हरीम अपनी जगह पर साकित हुई थी। इस शख्स के आखिर कितने रूप थे? कौन सा वाला सच्चा था? रात वाला, जालिम, बेरहम, सफा का अब ये दिन वाला इंतहाई नरमी लिए हुए, सॉफ्ट नेचर, केयरमंद। अब ये क्या था? इसे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? वो अब घुटनों के गिर्द अपने बाजू फोल्ड कई किसी गैर मरी नुक्ते को घूरती यही सोचे जा रही थी, जबकि इम्तियाज इसका ऑर्डर सुनकर उसे मेडिसिन पकड़ाकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। अब वो फिर इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ, जो इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर उसकी जिंदगी में शामिल होकर इसका ये बरसों का बेरौनक कमरा अपने नाजुक वजूद की दिलफरेब मंजर से सजा गई थी। ये इजाफा जायश के लिए इंतहाई खूबसूरत था, दिलकश और दिलफरेब था। एक अजीब सा सुकून था जो उसे यहाँ देखकर रगों में दौड़ रहा था। जाविया निगाह पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बस किसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा हरगिज नहीं थी। जायश के लिए इसकी मलकियत थी, इसकी इज्जत, इसका सब कुछ, और शायद मोहब्बत भी। जायश ने मेडिसिन अपनी हथेली पर निकाली और पानी का गिलास उसकी समत बढ़ाया। हरीम, मेडिसिन ले लो। वैसा ही नम, जज्बात की तपश से लूट देता लहजा हरीम को फिर से अजियत से 2-4 कर गया। तभी हरीम ने अजियत से 2-4 होकर जोर से आंखें भींच ले। काश वो आंखें खोले तो ये मंजर और शख्स और ये हवेली उसकी निगाहों से ओझल हो जाए। तमाम अजियत भरे लम्हात वापस चले जाएं। वो यूं ही अपने बाप के घर की चहचहाती चिड़िया हो जो यहाँ से वहाँ अपनी मर्जी से उड़ती फिरे। हरीम एक भारी गंभीरता से भरपूर बोझल सी आवाज की पुकार ने इसे फिर से ख्यालात से हकीकत की दुनिया में वापस ला पटखा। मेडिसिन ले लो, वो इसके बहुत करीब बोला। हरीम ने इस दरिंदे से अपनी गुलू खलासी के लिए जल्दी से मेडिसिन फांककर पानी का गिलास लबों से लगा लिया। वो मेडिसिन लेकर फिर से रुख मोड़ गई। हरीम, लेट जाओ, आराम। जायश की बात बीच में ही अधूरी रह गई थी जब वो इससे तंग आकर फट पड़े, मगर लहजा और अंदाज अब भी खौफ खाया हुआ ही था। आखिर मसला क्या है आपके साथ? अपने खुद सख्त बदले की भीन चढ़ा चुके हैं अब मुझे, तो अब उन झूठी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं। मुझे, मैं जीऊं आ मरूं, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और अपने काम से काम रखें। वो खामोश हुई, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करके वो अब अपनी उंगलियां आपस में चटखा रही थी। जायश ने एक नजर उसे देखा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया।